नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस देखते हैं। यूरोप में डूम्स लूप की खबर, बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है फेनोमेना, एक विशियस साइकिल है डूम्स लूप। आईएमएफ ने जारी की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, धीमी रहेगी वैश्विक प्रगति, रूस यूक्रेन युद्ध का दिखा दुनिया पर असर। और पीएम डिवाइन योजना को मिली मंजूरी, उत्तर पूर्वी राज्यों का होगा विकास, यूनियन बजट में हुई थी घोषणा। खबरों की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर बताऊं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। चलिए खबर शुरू करें। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक यूरोप में डूम लूप की स्थिति बन रही है। दरअसल 15 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसका एजेंडा था कि यूरो जोन देशों के सरकारी बॉन्ड्स की ब्याज दरों में बेंचमार्क जर्मन बॉन्ड्स के मुकाबले बड़ा अंतराल देखने को मिल रहा था। यह अंतराल यूरोपियन सेंट्रल बैंक के दखल के बाद कम हुआ था, लेकिन यूरो 2.0 संकट की आहट फिर से सुनाई दे रही है। किसी देश को डूम लूप में तब माना जाता है जब उसकी वित्तीय व्यवस्था में एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में ज्यादा खतरनाक तौर पर सामने आता है। आसान शब्दों में समझें तो डूम लूप से मतलब है कि बैंक सॉवरेन बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और सरकार ऐसी बैंक्स की जमानत देती है। बैंक के डूबने पर सरकार को खतरा रहता है और बैंक्स को सरकार के कमजोर होने पर सोवरेन बॉन्ड्स पर पड़ने वाले प्रभाव से डर रहता है। इस तरह एक विशियस साइकिल बनता है जिसे डूम लूप कहते हैं। दूसरे उदाहरण से समझें तो जीवाश्म ईंधनों के लिए फाइनेंस मुहैया कराने से जलवायु परिवर्तन में इजाफा होता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन फाइनेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए भी जिम्मेदार है। किर्गिस्तान ने सीएसटीओ की ब्रदरहुड मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सीएसटीओ से मतलब है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रदरहुड मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 10 से 14 अक्टूबर के बीच किया जाना है। इसमें सीएसटीओ के सदस्य देशों से सैनिक शामिल होने थे। सीएसटीओ संगठन का मोटो नाटो की तरह है। इसमें एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है। इसके सदस्यों में बेलारूस, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया शामिल हैं। सीएसटीओ के इतिहास की बात करें तो नाटो को काउंटर करने के मकसद से वार्सा पैक्ट गठित किया गया था। कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ये भी डिसॉल्व हो गया, जिसके बाद रूस और उसके 5 साथी देशों ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जो कि साल 1994 से लागू हुई थी। साल 2002 में सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स में आए उतार चढ़ाव के बाद इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। इसका सचिवालय मॉस्को में स्थित है। इधर आईएमएफ ने अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर एक धीमी प्रगति देखने को मिलेगी। इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड का प्रभाव बताया जा रहा है। आईएमएफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.8% आंकी है। वहीं वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर 2022 में 3.2%, वहीं 2023 में 2.7% आंकी गई है। वैश्विक स्तर पर महंगाई साल 2022 में 8.8, 2023 में 6.5, वहीं 2024 में 4.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट का दावा है कि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूएसए, चीन और यूरो एरिया में ठहराव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार जारी की जाती है। इसके अलावा आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर जैसे अहम दस्तावेज भी जारी की जाती हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ 190 सदस्यों वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना, साथ ही विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराने का जिम्मा भी इसके पास है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
यूनियन कैबिनेट ने पीएम डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना को मंजूरी दी है। योजना को 4 सालों 2022-23 से 2025-26 के लिए अप्रूव किया गया है। योजना को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए 6600 करोड़ रुपए का बजट आउटले रखा गया है। योजना में अवसंरचना विकास, उद्योगों को सहयोग, सामाजिक विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं और युवाओं के आजीविका के लिए अवसर सृजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा यूनियन बजट 2022-23 में ही की गई थी। उत्तर पूर्वी राज्य बेसिक मिनिमम सर्विसेज के पैरामीटर्स में राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा पीछे हैं। योजना इस गैप को भरने में मददगार साबित होगी। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, खबरों में रहने वाला शब्द डूम लूप निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष से, बैंकिंग से, इंटरनेट से या फिर कोविड के परीक्षण से? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनाए गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे पूछा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, क्षिप्रा के तट पर स्थित इस मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इसका स्थापत्य चालुक्य और मराठों से मेल खाता है। भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। ऊपर दिया गया वर्णन किस मंदिर का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाकालेश्वर। तो उम्मीद है कि आज पूछे गए सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आपके कमेंट्स लगातार मुझे मिल रहे हैं और आप सही जवाब दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।